हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ जी। हाँ जी बेटे, आज अपना इंडियस 115 का रिविजनरी वीडियोस का थर्ड पार्ट है और मैंने आपको पिछले वीडियो में 7 वीडियोस का रिवीजन करा दिया था। आज मैं खड़ा हूँ पार्ट नंबर 8 में। ये हमारा 8वां लेक्चर है। मैं आपको आज 8th, 9th, 10th 3 लेक्चर और रिवाइज़ करा दूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको बेटे 5 स्टेप मॉडल में से 4 स्टेप करा दिए हैं रिवाइज़। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस एंड एलोकेशन टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। अब हम खड़े हैं 5वें स्टेप में और 5वां स्टेप है रेवेन्यू रिकग्निशन। 5वां स्टेप क्या है? रेवेन्यू रिकग्निशन। बड़ा ही सिंपल सा काम था ये। जिस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम सेटिस्फाई कर देते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब आपने अपने कस्टमर से जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस किए हैं, जिस दिन आप उसे डिलीवर कर देंगे, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। आपने अपने कस्टमर से जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस किए हैं, जब आप उन्हें डिलीवर कर देंगे, आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर लो। और ये कब माना जाएगा कि आपने गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर कर दिए? जिस दिन आप गुड्स और सर्विसेज का कंट्रोल अपने कस्टमर को दे देंगे। ये कैसे प्रूव होगा कि कंट्रोल चला गया है? कंट्रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स इंडियस 115 बताता है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपके कस्टमर ने आपके डिलीवर किए हुए गुड्स और सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके फिजिकल पोजेशन में है, उसका सारा बेनिफिट वो अवेल करेगा। अगर कोई दूसरा उसका बेनिफिट लेना चाहेगा तो वो उसको रोक सकता है। ये ओनरशिप को प्रूव कर देता है। लीगल टाइटल आपने ट्रांसफ़र कर दिए तो हम ये मान लेंगे कि आपने गुड्स का कंट्रोल कस्टमर को दे दिया है। कंट्रोल का मतलब क्या भैया? मालिक वो बन गया है, उसके पोजेशन में है, सारे बेनिफिट्स उसके पास हैं, टाइटल उसके पास है, वो किसी को भी यूज़ करने से रोक सकता है। ही इज़ द ओनर नाउ। जिस दिन आपने प्रॉमिस किए हुए गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया, कंट्रोल ट्रांसफ़र कर दिया और ये जो बताए हुए पॉइंट्स हैं ये आपने सेटिस्फाई कर दिए, उस दिन हम मान लेंगे कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। और अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया है तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपको कौन रोक रहा है बताओ? तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस आप उससे लेंगे वो आप अपने रेवेन्यू में बुक कर लो। लेकिन जब तक आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं सर यहाँ तक। ठीक है जी। फिर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स समझाए थे और वो एक्स्ट्रा पॉइंट में पॉइंट नंबर 1 था मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द कंट्रोल। कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के मेथड्स कुछ नहीं है, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट था। या तो आप कंट्रोल को ओवर द पीरियड ट्रांसफ़र करेंगे और या फिर आप कंट्रोल को एट वन पॉइंट ट्रांसफ़र करेंगे। सीधी सीधी बात है, ओवर द पीरियड, पॉइंट ऑफ ट्रांसफ़र। नहीं समझे? मैं किसी शोरूम पे गया, मैंने एप्पल का फ़ोन लेना है, मैंने पैसे दिए, एप्पल का फ़ोन लिया, घर आ गया, जय श्री राम, पॉइंट ऑफ सेल है सर। इसमें ओवर द पीरियड वाली तो बात ही नहीं है। मेरे को कोई भी गुड्स, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैं शोरूम में गया, चेक काट के पेमेंट कर दी, गाड़ी ले आया घर पे, इसमें ओवर द पीरियड तो है ही नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ सेल है। एक पॉइंट पे पेमेंट हुई, कंट्रोल मेरे पास आ गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का एग्जांपल लूँ तो कंस्ट्रक्शन तो एकदम से होती नहीं है, कंस्ट्रक्शन होती है ओवर द पीरियड। तो धीरे धीरे काम कंप्लीट होगा। जैसे जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा करेगा, वो मुझे बिलिंग करेगा, मैं उसको ओवर द पीरियड पेमेंट करता रहूँगा। तो 2 तरह से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। एक ओवर द पीरियड, धीरे धीरे काम पूरा होगा, और एक है पॉइंट ऑफ सेल, आप तुरंत अपने गुड्स और सर्विसेज को डिलीवर करके बात ख़त्म कर देते हैं। और फिर मैंने आपको 2 तरीके बताए थे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के।
सॉरी मैंने नहीं बताए थे, 115 में लिखे हुए हैं। अगर हम कंट्रोल ओवर द पीरियड ट्रांसफ़र करेंगे तो रेवेन्यू रिकग्निशन होगा इनपुट मेथड से, और अगर आप पॉइंट ऑफ सेल की बात करेंगे तो आउटपुट मेथड से। आउटपुट मेथड क्या कहता है, जैसे ही आपने कंट्रोल ट्रांसफ़र किया रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लो, टेंशन ख़त्म करो। लेकिन इनपुट मेथड क्या कहता है, कहता है नहीं, जब आपका काम धीरे धीरे कंप्लीट होता है ओवर द पीरियड, कोई ऐसी एक्टिविटी है आपकी जो टाइम टेकिंग है और आप इकट्ठा कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, धीरे धीरे काम पूरा हो रहा है, तो उसमें आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाएंगे। और ये वही टेक्निक थी जो आपने इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में सीखी होती। वो क्या था आपको पता है ना, एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जितनी कॉस्ट इनकर करेंगे इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज आ जाएगी, तो जितने % काम कंप्लीट होगा उतने % आप रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। मान लो मैंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, मेरा टोटल एस्टिमेशन 5 लाख का है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 20% काम पूरा कर दिए, और अगर 20% मेरा वर्क कंप्लीटेड है तो मैं टोटल रेवेन्यू का 20% बुक कर सकता हूँ। तो अगर ओवर द पीरियड है तो कंप्लीशन मेथड लगा देते हैं, एट अ पॉइंट है तो जैसे ही डिलीवर होगा गुड्स और सर्विसेज हम अपना रेवेन्यू बुक कर लेंगे। ये सारा पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। खैर मैंने तो बहुत तेज़ी में आपको 10 मिनट में रिवाइज़ करा दिया, क्लास में तो डिस्कशन हम बहुत डिटेल में और टाइम लेके करते हैं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा सर, मैं तो सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ आपको। जो चीज़ 10 मिनट में समेट ली हमने उस पर पूरा लेक्चर लगाया हुआ है हमने, और क्वेश्चंस भी किए हुए। ये देखो आप, ये पार्ट नंबर 8 है। मैंने इसमें सबसे पहले ये कंट्रोल के इंडिकेशंस बताए हैं आपको, फिर इसमें मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द कंट्रोल आ गया, एक ओवर द पीरियड है, एक एट अ पॉइंट है, ठीक है जी। फिर मैं इसको और आगे लेके गया, ये रेवेन्यू रिकग्निशन के मेथड्स हैं, एक है इनपुट मेथड, एक है आउटपुट मेथड। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम सेटिस्फाई करते हैं ओवर द पीरियड तो इनपुट मेथड है, और अगर हम करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ तो ये हमारा आउटपुट मेथड है। इसमें तो जैसे गुड्स डिलीवर किया आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लो, और इसमें हम प्रोपोर्शन एक्चुअल कॉस्ट टू टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। और शायद आपको याद हो मैंने कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक पूरा वीडियो दिया था आपको, जिसमें मैंने स्टडी मैट से हटके कंस्ट्रक्शन के 7-8 क्वेश्चन कराए थे, और उसमें मिस्टर टीबी घोष, डॉल्फी डिसूजा, प्रोफेसर भावे, उसमें कुछ केस स्टडीज़ थी जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की करवाई थी। मैंने बोला था भैया कंस्ट्रक्शन की कवरेज आपके स्टडी मैट में बहुत कम है, तो मैं आपको ये 7-8 क्वेश्चन अलग से करवा रहा हूँ। एक पूरा वीडियो मैंने आपको दिया था, वो सारा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, इनपुट मेथड के ऊपर ही। वो सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में किए हुए हैं। खैर वो जब वीडियो आएगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। अभी हम पार्ट नंबर 8 में हैं। फिर इन्होंने ओवर द पीरियड के हमें इंडिकेटर्स बताए। वो पता है हमें धीरे धीरे काम पूरा होता है जी। द एंटिटी कंस्ट्रक्ट्स और क्रिएट्स एन एसेट विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टमर। एंटिटी क्रिएट्स एन एसेट विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव यूज़। अब मान लो मैं अपने लिए कोठी बनवा रहा हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, तो वो मेरे लिए काम कर रहा है ना, वो मेरे लिए काम कर रहा है और धीरे धीरे काम पूरा करेगा। ये सब बेसिक बातें हैं सर, यहाँ तक कि हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था। और फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए होंगे पक्का, बिना क्वेश्चंस के तो लेक्चर कंप्लीट ही नहीं होता। 1 2 3 4 52 53 56 55 ये 4 क्वेश्चन सिर्फ रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर करवाए हुए हैं। ये सारा पॉइंट रिवाइज करने के बाद फिर हम अगले वीडियो में आ गए थे पार्ट नंबर 9 में। मतलब 5 स्टेप डिस्कस हो चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट का आइडेंटिफिकेशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस का आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका एलोकेशन, और फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। 5वें स्टेप में रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाता है। लेकिन फिर मैंने आपको पार्ट नंबर 9 में काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराए थे, और इसका हमने टाइटल दिया था वेरियस सिचुएशंस, और इसमें केस 1 था रीपरचेज एग्रीमेंट का। रीपरचेज एग्रीमेंट ये बहुत ही बढ़िया और प्यारा कॉन्सेप्ट था। मैंने इसमें बोला था कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को अपने गुड्स बेचे। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को अपने गुड्स बेचे।
इन्होंने गुड्स बेचे हैं 1 लाख रुपए में, लेकिन साथ में एक्स लिमिटेड ने एक प्रॉमिस भी कर लिया, एक्स विल टेक बैक दीज गुड्स आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 1,21,000। आज एक्स ने वाई को गुड्स बेचे हैं 1 लाख रुपए के और रिटर्न में एक प्रॉमिस कर लिया कि वो 2 साल बाद इन्हीं गुड्स को वाई से वापस ले लेगा। वापस लेने का मतलब रीपरचेज कर लेगा, रीपरचेज करेगा, और वो भी कितने में, 1,21,000 रुपये में, हायर प्राइस पे। तो यहाँ पे इंड AS 115 कहता है हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, यहाँ पे कोई गुड्स वुड्स नहीं बिक रहे, यहाँ पे कोई रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है आपका। एक्स को पैसे चाहिए थे और इसने अपनी एसेट प्लेज करा दी, 2 साल बाद अपने पैसे वापस कर देगा, एसेट छुड़वा लेगा। कहते भैया ये कोई रेवेन्यू रिकग्निशन थोड़ा ना, ये तो तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। और ये जो 21,000 रुपये आप फालतू दे रहे हैं ये आपका फाइनेंस कॉस्ट है। तो इसमें इन्होंने एंट्री हमसे पास करवाई थी, कहते एक्स क्या एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेलर तो एक्स है ना, ये एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 21,000 रुपये, और टू फिनेंशियल लाइबिलिटी 1,21,000 रुपये, क्योंकि 1,21,000 रुपये इसने वापस करने हैं। आज मैं 1 लाख रुपये ले रहा हूँ, अपनी एसेट दे रहा हूँ, 2 साल बाद यही एसेट वापस ले लूँगा, 1,21 दे दूँगा, तो 1,21 का प्रॉमिस कर दिया आपने, ये आपकी फिनेंशियल लाइबिलिटी है, इसमें कोई रेवेन्यू रिकग्निशन नहीं हो सकता। और एक बात मैंने और बताई थी आपको कि इस तरह के जो रीपरचेज एग्रीमेंट है ये आपको 3 तरह से मिलेंगे, या तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, या फिर ये कॉल ऑप्शन होगी, या फिर ये पुट ऑप्शन होगी। ये 3 तरीके से हो सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक्स और वाई दोनों रीपरचेज एग्रीमेंट में बाउंड हैं, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, 2 साल बाद रीपरचेज होगा ही होगा। आज हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं और 2 साल बाद 1,21 वापस कर देंगे, एसेट वापस ले लेंगे अपनी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टियां इक्वली बाउंड होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन की, तो कॉल ऑप्शन में ये जो एक्स लिमिटेड है, ये कंपनी, ये राइट रखती है, इसके पास राइट होता है किस चीज़ का, इसके पास राइट होता है अपनी एसेट को रीपरचेज करने का। अगर एक्स ने अपना राइट एक्सरसाइज किया तो वाई को एसेट वापस करनी ही पड़ेगी। मतलब एसेट वापस लेना या ना लेना एक्स की मर्जी है, एक्स के पास राइट है अपनी एसेट को कॉल करने का। अगर वो अपनी ऑप्शन को यूज़ नहीं करना चाहता तो फिर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट होगा रीपरचेज एग्रीमेंट का, उस दिन तो यही एंट्री पास करेंगे हम। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में तो रीपरचेज होना ही होना है, लेकिन कॉल ऑप्शन में हमारा जो सेलर पार्टी है इसके पास राइट होता है कि ये अपनी एसेट को वापस ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, और वाई इसके राइट के अकॉर्डिंग चलेगा। एक होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में ये जो बायर है इसके पास राइट होता है, इसके पास क्या राइट है कि ये अपनी एसेट वापस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर ये वापस करने का ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो एक्स को वापस लेनी पड़ेगी, और अगर ये वापस करने से मना कर दे तो एक्स बोलेगा जय श्री राम। 3 तरीके से रीपरचेज मैंने आपको समझाया था, और इन तीनों के अंदर हमारा जो इनिशियल अकाउंटिंग है वो सेम रहती है। ये वाली एंट्री तीनों में सेम है, ये वाली एंट्री तीनों में सेम है। ये वाली एंट्री चाहे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, चाहे किसी के पास राइट है, चाहे किसी के पास ऑब्लिगेशन है, इनिशियली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। रीपरचेज एग्रीमेंट में एसेट वापस आनी होती है, हमने डिज़ाइन ही इसको इस तरह से किया होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट टू फिनेंशियल लायबिलिटी, ये एंट्री पास होती है। और अगर बाद में कोई ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है और कोई वापस ना करे एसेट, या कोई वापस नहीं लेना चाहता अपने राइट्स के हिसाब से, तब देखेंगे, तब रेवेन्यू में डालेंगे। आज इसकी अकाउंटिंग रेवेन्यू रिकग्निशन के हिसाब से नहीं होगी। फिर मैंने आपको एक केस और बताया था, वो केस क्या था कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को
1,00,000 रुपए की गुड्स बेच दिए और ये वापस लेगा और ये 2 साल बाद वापस लेगा, लेकिन 80,000 रुपये में। तो मैंने आपको ये वाला केस बताया था कि जब आपका रीपरचेज प्राइस आपके ट्रांजैक्शन प्राइस से लो हो जाए, नीचे आ जाए, मतलब मैंने लिए हैं 1,00,000 और मैं वापस करूँगा 80,000। पिछले वाले केस में ज़्यादा था, 1,21 था, तो 21,000 जो फालतू दे रहे हैं वो ब्याज में मान लिए थे, पर यहाँ पे 20,000 रुपये कम दे रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को इंड AS 115 कहता है कि भैया इंड AS 116 में जाके पढ़ो। किसमें? लीज़ में। ये लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है हमें। आज हमने एसेट 1,00,000 की दी है, फिर हम उससे वापस लेंगे 80,000 में, तो जो 20,000 रुपये का डिफरेंस है वो एक तरह से लीज़ रेंटल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये लीज़ वाला कॉन्ट्रैक्ट ही है। लीज़ में भी क्या करते हैं, हायर प्राइस की एसेट देते हैं, सामने वाला यूज़ करता है और फिर हम उससे कम पैसों में ले लेते हैं। तो अगर मैंने लिए हैं 1,00,000, वापस कर रहा हूँ मैं 80,000, तो 20,000 रुपये कम वापस किए हैं, तो भैया वो लीज़ इनकम है आपकी, इसमें ब्याज का कोई फंडा नहीं है। तो इंड AS 116 में इसको लीज़ ट्रांजैक्शन मान के हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट तभी मानी जाएगी जब आपका रीपरचेज प्राइस हायर होगा, अगर लोअर होगा तो हम 116 में जाके इसको लीज़ की तरह ट्रीट कर लेंगे हम। ये 2 केस मैंने आपको बताए थे। ये देखो आप, ये हमारा रीपरचेज एग्रीमेंट है और ये 3 तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है जी। फिर इसकी अकाउंटिंग हमने शुरू करी थी, ये देखो, इफ़ रीपरचेज प्राइस इज़ हायर देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस देन डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग कंपोनेंट। हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा हमारी जेब में आ गया, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट जो डिफरेंस है, फिनेंशियल लायबिलिटी जो वापस करना है आपने। दूसरे केस में क्या लिखवाया था, इफ़ repurchase price is less than original selling price in the contract then this agreement will be considered as lease agreement under IND AS 17। 116 हो गया ये। बस ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया था आपको। अच्छा जी सर, फिर इसके बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी कराए थे, सिर्फ कहानी नहीं सुनाई थी। ये स्टडी मैट के 2 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुए हैं हमारे। फिर हमने वेरियस सिचुएशंस का केस 2 स्टार्ट किया था और जो केस 2 था ये था बिल एंड होल्ड। अरे बिल एंड होल्ड कुछ नहीं है, बायर्स रिक्वेस्ट, ये तो हम इंटर में भी पढ़ते थे। हमने किसी को माल बेचा, पैसे ले लिए, गुड्स उसके पैक कर दिए, सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, कहता है जी मेरे पास आज ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम नहीं है, या हमारे पास आज शोरूम में वेयर हाउस में माल रखने की जगह नहीं है, हमने आपको पेमेंट कर दी है, आप गुड्स पैक करके अपने पास रख लो, हम आपसे ले जाएंगे। तो डिलीवरी पेंडिंग है, लेकिन किसकी रिक्वेस्ट पे पेंडिंग है? बायर की रिक्वेस्ट पे। तो इंड AS 115 कहता है कि अगर आपने बायर की रिक्वेस्ट पे कोई डिलीवरी होल्ड कर रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट है। हम ये मान लेंगे कि सेलर ने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दिया है और रेवेन्यू बुक कर लो। तो अगर बायर की रिक्वेस्ट पे कोई माल पेंडिंग है, बायर की रिक्वेस्ट पे अगर कोई डिलीवरी पेंडिंग है, तो आप सेल बुक कर लो, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने 5 स्टेप कंप्लीट कर दिए। लेकिन कुछ कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कह दो कि जी ये माल बायर की रिक्वेस्ट पे पेंडिंग पड़ा है, तो वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल होना चाहिए वेयर हाउस के अंदर। The goods should be identifiable separately warehouse। दूसरी बात, जिन गुड्स को आप कह रहे हो जी वेयर हाउस में ये अलग से पड़े हैं और ये बायर के रिक्वेस्ट पे पड़े हैं, वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं बेचे जा सकते, क्योंकि अगर वो बिक गए हैं तो किसी और को नहीं दे सकते। The goods cannot be transferred to any other party। तीसरी बात, बायर कभी भी आएगा और अपना माल डिलीवरी जो है लेके चला जाएगा, तो गुड्स रेडी फॉर डिलीवरी होने चाहिए, हमेशा तैयार, आओ भैया ले जाओ, तुम्हारा ही माल पड़ा है। ये तीसरा पॉइंट बताया था मैंने आपको, ये देखो, गुड्स शुड बी रेडी फॉर डिलीवरी एट एनी टाइम रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। और एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर 59। अगर रीपरचेज एग्रीमेंट है और आप
आज रुपए कम ले रहे हो, फ्यूचर में ज़्यादा दोगे, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट बुक करो, रेवेन्यू नहीं मानना। बिल एंड होल्ड में आप सेल डाल दो, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बायर की रिक्वेस्ट पे माल आपने रखा हुआ है पैक करके। फिर मैंने आपको तीसरा केस कराया था, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। मेरे को ये एक्सप्लेन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। क्यों? क्योंकि आज के दौर में प्रैक्टिकली आप न्यूज़ में भी देखते हैं, आप न्यूज़ में देखते हैं, क्या देखते हैं न्यूज़ में कि सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिए, सरकार ने रेलवे बेच दिए, सरकार ने बस स्टैंड बेच दिए, सरकार ने रोड बेच दी। वो एक्चुअली कुछ बेचा नहीं होता। वो इस कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया था। इसको हम बोलते हैं बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, हम इसे बोलते हैं प्राइवेट टू पब्लिक। और मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, सरकार, भारत देश में सारी संपत्ति की जो ऑनर है वो भारत सरकार ही है। सड़कें भारत सरकार की हैं जी, रेलवे ट्रैक भारत सरकार के हैं जी, जितने पुल बन रहे हैं सब भारत सरकार के हैं जी। अगर प्राइवेट होते तो लोगों को यूज़ ही नहीं होने देते। जितने टनल बन रहे हैं सब सरकार के हैं जी, एयरपोर्ट, बस स्टैंड सब सरकार के हैं जी। सरकारी संपत्ति है भैया। लोगों के पास तो अपनी संपत्ति बहुत लिमिटेड होती है, फैक्ट्री, घर, दुकान, बाकी जिस रोड पे हम चलते हैं वो तो सब सरकार का ही है। तो सरकारी प्रॉपर्टी का जब मैनेजमेंट सरकार से नहीं हो पाता तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज़ को अलॉट कर देती है उनको चलाने के लिए। और मैंने इसके लिए एक एग्जांपल दिया था कि एयरपोर्ट्स अदानी ग्रुप को बेचे जा रहे हैं। गलत बात, अदानी ग्रुप को बेचे नहीं जा रहे, एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट अदानी ग्रुप को दिया जा रहा है। सरकार का ये कहना है यार हमारे पास जो सरकारी एम्प्लॉई हैं ढंग से काम नहीं करते, हम इसको प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, उनका मैनेजमेंट सरकार से ज़्यादा बढ़िया है, लोगों को ज़्यादा बढ़िया सर्विस देंगे वो लोग। और मैंने इसके लिए टोल रोड का एग्जाम्पल लिया था। क्या एग्जाम्पल लिया था कि मान लो मेरे को दिल्ली से सिरसा जाना है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, और इसमें 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, रोड बहुत ख़राब है सर। तो सरकार ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को, मान लेते हैं AB लिमिटेड को, ये 300 किलोमीटर का जो रोड है इसको बनाने की परमिशन दे दी। सरकार AB कंपनी को ये कहती है कि इस 300 किलोमीटर की सड़क को आप बनाओ, 4 लेन बनाओ, 6 लेन बनाओ, पैसा लगाओ। तो इस कंपनी ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया कि भैया हमारे तो 15,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे इसमें। तो उन्होंने सरकार से पूछा कि 15,000 करोड़ रुपए अगर हम लगा देते हैं और ये रोड तैयार कर देते हैं, हमें क्या फ़ायदा। तो सरकार ये कहती है कि हम आपको 2 मॉडल दे देंगे, दोनों रेवेन्यू बेस्ड मॉडल हैं, जो भी चूज़ करना आप कर लेना, आपको नुकसान नहीं होगा। सरकार ने रोड नहीं बेची, सड़क की जो ओनरशिप है पहले भी सरकार के पास थी, रोड की ओनरशिप आज भी सरकार के पास है। सरकार ने सिर्फ ये बोला एक प्राइवेट कंपनी से कि आप इसके ऊपर रोड कंस्ट्रक्ट कर लो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो और हम आपको उस इन्वेस्टमेंट के बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। सरकार ने उनको 2 मॉडल दे दिए। फर्स्ट मॉडल, पहला मॉडल, आप इस पर सड़क बनाओ, 15,000 करोड़ रुपए खर्च करो, कर दिए। कहते अब हम आपको 25 साल का लाइसेंस देते हैं। सर कंपनी कहती है 25 साल का लाइसेंस किस चीज़ का है? सरकार कहती है 25 साल तक इस सड़क के ऊपर जो व्हीकल चलेगा आप उससे अपनी अमाउंट चार्ज कर सकते हो। अच्छा, टोल रोड में होता क्या है, हम 60 किलोमीटर चले, टोल आ गया, लाओ जी 60 रुपये, फिर 60 किलोमीटर चले, फिर एक टोल आ गया, फिर लाओ जी 60 रुपये। तो पब्लिक जब उस रोड पे चलेगी तो रोड आपने बढ़िया बना दी है, पब्लिक को भी आपत्ति नहीं है, ले लो पैसे। तो खर्च करो आप सड़क पे, पब्लिक से ले लो, प्राइवेट टू पब्लिक, क्योंकि आपने पब्लिक को एक बहुत बढ़िया सड़क बना के दी है, पब्लिक उस पर चढ़ेगी, लोग गाड़ी का मज़ा लेंगे, अपने ट्रैवलिंग का मज़ा लेंगे और आप पब्लिक से चार्ज कर लो। 25 साल का लाइसेंस दे रहे हैं, आपका जो पैसा आएगा वो सारा आपका, या उसमें भी थोड़ी बहुत शेयरिंग रख लेती है सरकार अपने पास। तो अगर इस कंपनी को लगेगा कि इसकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और 25 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेगा, तो ये प्राइवेट कंपनी रोड बना देगी और 25 साल का उसको लाइसेंस मिल जाएगा। ये रेवेन्यू बेस्ड मॉडल है।
तो इसमें ये जो कंपनी है ये एंट्रीज कैसे पास करती है, ये पहले एंट्री पास करेगी कैपिटल WIP टू बैंक। जब तक रोड बनेगी 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, जब तक रोड बनेगी ये कैपिटल WIP में कैपिटलाइज करते रहेंगे। जिस दिन इनकी रोड तैयार हो जाएगी उस दिन एक एंट्री मारेंगे ये इंटेंजिबल एसेट डेबिट टू कैपिटल WIP। इसमें PPE डेबिट नहीं हो सकता। PPE डेबिट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रोड की ओनरशिप इनके पास नहीं है। इनके पास तो सड़क बनाने के बाद लाइसेंस आएगा ऑपरेट करने का कि गाड़ी चढ़ेगी, पैसे ले लो, सरकार कहती पब्लिक से पैसे ले लो। तो हम इंटेंजिबल रिकग्नाइज करेंगे और वो भी फेयर वैल्यू पे। उस दिन हम एक एस्टिमेशन लगाएंगे कि 25 साल में 30 साल में जो लाइसेंस है कितना पैसा हम कमा लेंगे, इसकी फेयर वैल्यू बुक कर लो डिस्काउंट करके। और ये हमारी कॉस्ट है और इसका जो डिफरेंस आता है उसको हम P&L में डाल देंगे। अब आगे क्या होगा, अब लोग उस सड़क पे चढ़ेंगे, ये तो चलो कॉस्ट की बात हो गई। अब लोग उस पर ड्राइव करेंगे, टोल क्रॉस करेंगे, पैसा देंगे, तो जितना भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ये एंट्री मारते रहेंगे। और ये जो इंटेंजिबल है इसको अमोर्टाइज करेंगे और इसको अमोर्टाइज करेंगे इंड AS 38 के हिसाब से। तो अगर किसी प्राइवेट कंपनी को लगता है कि रोड बना के उस पर टोल का कलेक्शन ज़्यादा, वो ले लेंगे ठेका सरकार से। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम रोड ऐसे ही बना रही है। लेकिन ये जो पब्लिक से चार्ज करने वाला हिसाब किताब है ना सर, ये उन्हीं स्टेट्स में पॉसिबल है जहाँ पे लोग वेल्दी हैं। पंजाब है, हरियाणा है सर, यहाँ की लैंड बहुत उपजाऊ लैंड है। तो यहाँ की लैंड उपजाऊ है तो लोगों के पास पैसा भी है, तो लोग पेमेंट कर देते हैं आसानी से। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे पब्लिक अफोर्ड नहीं कर सकती और झगड़े हो सकते हैं, लोग नहीं देना चाहते टोल। सरकार को लगता है कि यहाँ से पैसा वैसा पब्लिक देगी नहीं। भाई अगर कोई मान लो टूरिज़्म स्टेट है तो टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट को पैसे देने पड़ेंगे। लोगों को पता है यार घूमने निकले हैं, अरे दो यार ख़त्म करो। लेकिन अगर कोई स्टेट ऐसी है जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कमज़ोर है, लोगों का इनकम का कोई सोर्स ज़्यादा बढ़िया नहीं है, और मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं स्टेट का नाम नहीं ले रहा, जहाँ पे जिस स्टेट में पैसे की कमी है और लोग भी ज़्यादा अमीर नहीं है, तो वहाँ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ सरकार क्या करती है, ये रेवेन्यू मॉडल नहीं देती, वहाँ पे सरकार सीधा ऑफ़र करती है। गवर्नमेंट कहती है AB लिमिटेड से कि तुम ऐसा करो 15,000 करोड़ रुपए आप लगा दो, ठीक है। आफ्टर 15 ईयर्स हम आपको 45,000 करोड़ रुपए दे देंगे। आज आप 15,000 करोड़ रुपए लगा दो, पब्लिक से चार्ज मत करना, पब्लिक के लिए ये रोड फ्री है, और हम आपको आफ्टर 15 ईयर्स ये 45,000 करोड़ रुपए दे देंगे। मतलब पेमेंट पब्लिक से नहीं आ रही, सरकार से आ रही है, और अमाउंट फिक्स है कितनी आएगी। तो इसमें अकाउंटिंग और भी आसान हो जाती है। पहली एंट्री पास करेंगे कैपिटल WIP टू बैंक। जब तक रोड बन रही है, रोड बना रहे हैं, WIP टू बैंक, WIP टू बैंक, WIP टू बैंक करते रहते हैं। जिस दिन ये रोड तैयार हो जाएगी उस दिन हम एक एंट्री पास करेंगे फिनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल WIP। किस पे, कॉस्ट पे। जितना पैसा हमने खर्च किया है, मान लो 15,000 करोड़ रुपए हमने लगा दिए, तो वो हमारी फिनेंशियल एसेट है, इनटेंजिबल नहीं है। इनटेंजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि लाइसेंस नहीं मिला, आप पब्लिक से नहीं ले सकते। आपको सरकार पैसे देगी, कितने देगी, 45,000 करोड़। आपने लगाए कितने हैं, 15,000 करोड़। तो आपने जितने पैसे खर्च किए हैं आप उसको फिनेंशियल एसेट मान लो। अब क्या होगा, अब हम IRR फाइंड आउट करेंगे। IRR हमने खर्च कितने किए, 15, हमें मिलेंगे कितने, 45। तो IRR निकाल लो, और IRR के हिसाब से 15 साल हम एक ही एंट्री पास करते रहेंगे, फिनेंशियल एसेट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। हर साल एक ही एंट्री पास करते रहेंगे, फिनेंस इनकम टू P&L। ये एंट्री IRR के हिसाब से, इससे क्या होगा, आपकी फिनेंशियल एसेट पे ब्याज एक्री होता जाएगा, वो बढ़ती जाएगी, और जब वो 45,000 करोड़ टच करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल एसेट, पैसे निकाल के अपने घर चलते बनो। ये दो तरह के मॉडल इस तरह के एग्रीमेंट्स में दिए जाते हैं। सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स की बात कर रहा हूँ, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, बनाओ चलाओ, सरकार को वापस कर दो।
प्राइवेट टू पब्लिक, सरकारी संपत्ति पे प्राइवेट कंपनियों का कोई कब्जा वब्जा नहीं होता सर ऑपरेट करने के। आपको क्या लगता है भारत सरकार की प्रॉपर्टी को दबा सकता है? उठा के जेल में मारेंगे 2 मिनट में। आर्मी सरकार के पास है, पुलिस सरकार के पास है, कौन ठगी मार सकता है भारत सरकार से? तो ये जो हम न्यूज़ में सुनते हैं ना, ये बेच दिया वो बेच दिया, अरे पागलों वाली बातें होती हैं। ऑपरेट करने के राइट्स हैं। और सरकार का, जिस गवर्नमेंट का ये बिलीफ होता है ना कि यार प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बढ़िया तरीके से मैनेज करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये बात सच है। और मैंने आपको एग्जाम्पल क्लास में और भी दिया था कि दिल्ली में पासपोर्ट सेवा केंद्र पहले सरकार चलाती थी, लोगों का पासपोर्ट ही नहीं बनता था, वहाँ बैठे रहते थे लाइन में पूरा पूरा दिन, 2-2 दिन, हफ्ता बैठे रहते थे, नंबर ही नहीं आता था। सरकार ने पासपोर्ट बनाने का जो सेवा केंद्र है टाटा को वो कर दिया, चलाने के लिए दे दिया। तो टाटा को बोल दिया कि आप चलाओ, आप फीस लो, आप रेवेन्यू कमाओ, लेकिन पब्लिक को फैसिलिटी बढ़िया मिलनी चाहिए। सरकार ने कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया रेवेन्यू का। तो अब आप जाके देखो सब खाली बैठे हैं। काम, मैं गया, मैंने जतिन का पासपोर्ट बनवाना था, 10 मिनट नहीं लगे मुझे, 10 मिनट। मैं गया, डॉक्यूमेंट साइन किए, उसकी फ़ोटो खींची, हो गया काम ख़त्म। 1 हफ्ते में घर आ गया जी, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया। मैनेजमेंट है सर। और जब ये काम सरकारी तंत्र के पास था, इसको दो जी, उसको दो जी, ये है जी, वो है जी, ऐसा लगता था यार पासपोर्ट नहीं बनाने आए, लोन लेने आए। तो सरकार प्राइवेट कंपनीज़ को जो दे रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दे रही है। रोड बढ़िया हो गए। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग मेरे विचारों से कुछ लोग सहमत ना हो, विचार अपने अपने हैं सर। मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, मुझे सुविधा चाहिए, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं इंडिया में जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहते हैं यार इनकी सर्विसेज बहुत महंगी हैं। उनका ये है कि यार प्राइवेट सेक्टर तो लूट रहा है इसमें। दोनों बातें हैं सर। तो सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, चार्जेस वार्जेस भी मैनेज करने चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, ये सर मैनेजमेंट बेसिस पे चलता है सर। ये देखो, अंडर दीज अरेंजमेंट्स पब्लिक प्रॉपर्टीज आर ग्रांटेड टू प्राइवेट कंपनीज टू कंस्ट्रक्ट मेंटेन फॉर पब्लिक बेनिफिट्स। बेनिफिट सरकार का नहीं है, बेनिफिट पब्लिक का ही है इसके अंदर। These arrangements may be for hospitals, government hospitals, airports, roads, bridges, tunnels. These arrangements may be entered into 2 methods as follows. पहला है recovery from public। ये मैंने आपको अभी एंट्रीज रिवाइज कराई थी। जो पहली एंट्री, पैसा खर्च करते रहो, जब पैसा आपका खर्च हो जाएगा और रोड तैयार हो जाएगी तो इंटेंजिबल टू WIP कर देंगे, ये फेयर वैल्यू पे है। हम PP डेबिट नहीं कर सकते, हम इसको फेयर वैल्यू पे डेबिट करेंगे और जो डिफरेंस आएगा P&L में डाल देंगे। फिर जब इसको ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे, लोगों से चार्ज करेंगे, बैंक टू रेवेन्यू करेंगे और इंटेंजिबल एसेट को अमोर्टाइज करेंगे। ये सारी बातें वही जो मैंने आपको बोली हैं, अभी सब लिखी हुई हैं। दूसरा था रिकवरी फ्रॉम गवर्नमेंट। पहली एंट्री तो सेम है सर। फिर फिनेंशियल एसेट बुक कर लेंगे सर हम, फिर हम फिनेंशियल एसेट टू कैपिटल WIP। फिर उसके बाद पैसा जब रिकवर होगा, पहले ब्याज एक्रू करते रहेंगे और ये सारी वर्किंग है सर। इस पे हमने क्वेश्चन नंबर 62 किया था। ठीक है जी। अच्छा जी सर, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भेजा था कि जिंदल सर ये जो एंट्रीज़ हैं ये आपकी स्टडी मैट से मैच नहीं कर रही। तो अगर आपको लगे, देखो एंड में सब टैली हो जाता है। मैंने बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एंट्री समझाई थी। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है कि ये मैं आंसर लिख के आऊँगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो कोई बात नहीं, आप स्टडी मैट की एंट्रीज़ को रट्टा मार लो, क्योंकि सर मेरे को तो वो समझ में आई नहीं। मैंने तो आपको सारी एंट्रीज़ को लिंक करके समझाया। फेथ रखोगे नंबर आपको भी मिल जाएंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है सर, है ना। कोई एक आधी एंट्री अगर हमारी मैच नहीं करती, ऐसा तो है नहीं कि सारा नहीं मैच करता, कोई एक आधी एंट्री का प्रेजेंटेशन, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट एंट्रीज है, मैंने आपको कंप्लीट पास करके दी थी। बच्चे बहुत भोले होते हैं जी, पूछते रहते हैं। फिर मैं आपको चलते चलते केस नंबर 4 पे लेके आया था। केस नंबर 4 क्या था? कंसाइनमेंट सेल। ये तो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। कंसाइनर कंसाइनी का रिलेशनशिप।
कंसाइनर ने अपने गुड्स कंसाइनी को दिए, तो कंसाइनी हमारा कस्टमर थोड़ा ना, वो तो हमारा सेल्स एजेंट है। वो जब तक थर्ड पार्टी को माल नहीं बेचेगा तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो कंसाइनर ने माल कंसाइनी को दिया, रेवेन्यू बुक नहीं होगा। कंसाइनी ने कस्टमर को बेच दिया, रेवेन्यू बुक हो जाएगा। थर्ड पार्टी देखते हैं इसमें सेल हुई कि नहीं हुई, तो उसके लिए कंसाइनी हमें बताएगा कि माल बिक गया आपका। इस पे भी हमारे पास स्टडी मैट में एक क्वेश्चन था 63। फिर मैंने आपको अप फ्रंट फीस बताई थी, इसका भी मैंने क्लास में एग्जांपल लिया था। मैं जी अपोलो हॉस्पिटल गया, ठीक, और अपोलो हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर वेंगू से अपॉइंटमेंट मांगी। डायबिटीज़ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं जी दिल्ली में। मैं डॉक्टर वेंगू के पास गया, तो जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो बाहर एक काउंटर लगा रखा था उन्होंने। तो उनका स्टाफ मेरे से कहता जी पहले कभी आए हैं? मैं कहा जी पहले तो कभी नहीं आया। कहते फ़ाइल बनानी पड़ेगी आपकी। मैं कहा जी बना दो फ़ाइल। 200 रुपये ले लिए। डॉक्टर की फ़ीस 900 रुपये है, 200 रुपये उन्होंने मेरे से फ़ाइल चार्जेस के ले लिए। मैं कहा ये क्यों बना रहे हो? कहते ये रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो ये जो गत्ता लगा के दे रहे हैं ना, और जिसमें हमने आपका अभी रजिस्ट्रेशन किया है, आपके इंफॉर्मेशन को हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, सर्वर पे रहेगी, उसका चार्ज ले रहे हैं आपसे वन टाइम। 200 रुपये मेरे से हम ही ले लिए। मैं एक जिम में गया, जिम वाले ने मेरे से 500 रुपये का फॉर्म भरवा लिया। कहता है एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लो या मंथली, ये फॉर्म भरने के चार्ज है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो इंडिया 115 कहता है जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई फाइल चार्जेस वगैरह कस्टमर से लेते हैं तो वो आपकी अपफ्रंट फीस है, और ये कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ तभी फ़ाइल बनवाई है, डॉक्टर के पास नहीं जाता तो फ़ाइल बनती नहीं। तो अपोलो वालों को पता है इस बात का कि पेशेंट आएगा तो फाइल चार्जेस भी दे के जाएगा। तो अब वो क्या करेंगे, जब तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं डॉक्टर के पास हूँ, डॉक्टर कहता है ये एडमिट कर लो इसको। उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया, 15 दिन मैं वहाँ रहा। तो जैसे ही मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुआ, वो जो फाइल चार्जेस हैं वो उसको भी इनकम मान लेंगे। सीधी सी बात है, आपने जो अपफ्रंट फीस ली है मेरे से वो कोई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। वो जिस नेचर की मेन सर्विस है वो उसी में ऐड करके उसको रेवेन्यू में डाल देते हैं। मतलब ये नॉन रिफंडेबल होती है, पैसे तो वापस मिलने नहीं है इसमें। अगर मान लो कोई ओपीडी में गया है, 700 रुपये डॉक्टर की फ़ीस है, 200 रुपये की फ़ाइल चार्जेस है, तो जो वो 900 रुपये को रेवेन्यू मानेंगे। मतलब जो सर्विस वो दे रहे हैं वो उसके साथ ही उसको मिला देते हैं और उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देते हैं। अप फ्रंट फीस के लिए कोई सेपरेट रूल्स नहीं है आपके, जो मेन सर्विस है वही उस अप फ्रंट फीस पे लगा देते हैं, तो फीस ही 900 हो जाएगी। ये बात मैंने क्लास में आपको इसी तरह से एग्जांपल लेके पढ़ाई थी सर। If any upfront fees non-refundable is collected by the entity from a customer, it will not be treated as a separate performance obligation. It will be recognized as a revenue when promised goods or services delivered to customer. OPD से बाहर आए, फाइल चार्जेस को भी इनकम मान लिया उन्होंने। फिर मैंने आपको केस 6 में ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का एलोकेशन बताया था। ये खर्चे वर्चे थे सर, ये आप पढ़ लेना। एक होती है एक्विजिशन कॉस्ट, जो हम कॉन्ट्रैक्ट को एक्वायर करने के लिए खर्च करते हैं वो कैपिटलाइज करते हैं, बाकी सारे खर्चे हम P&L में डाल देते हैं। एक होती है फुलफिलमेंट कॉस्ट। मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो एक तो पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए मटेरियल लेबर उसमें लगाएगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो गई आपकी, फुलफिलमेंट कॉस्ट हो गई, उसको छोड़ो। एक होता है स्टैम्प ड्यूटी, एक ब्रोकरेज, एक कमीशन, वो सारे खर्चे, वो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है। तो ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट सा बना के दिया हुआ है, ये आप नोट्स में से देख लेना बेटे। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, कुछ नहीं। फिर आ गया पार्ट नंबर 10। ये पार्ट नंबर 10 नहीं है सर, ये डाउट सेशन 3 है। ये हमारा डाउट सेशन 3 है, और मैंने अपने टेलीग्राम के मेन चैनल पे डाउट सेशन 3 भी डाल दिया है। जिन बच्चों के पास तो नई रिकॉर्डिंग है उनके पास तो पार्ट 10 है, जिन बच्चों के पास पुरानी रिकॉर्डिंग है उनको मैंने डाउट सेशन 3 भी दे दिया है, टेलीग्राम मेन चैनल पे डाल दिया मैंने, इसको देख लेना आप। तो मैंने इसमें इन क्वेश्चंस पे डाउट डिस्कस किए हुए। फिर ये पार्ट नंबर 11 था सर हमारा, और इसमें हमने कुछ नहीं करा, बेकार की बातें करी थी। हमने 115 का कंपैरिजन किया था इंटर वाले AS के साथ।
जो इंटर में पढ़ा था और जो फाइनल में पढ़ रहे हैं उसका डिफरेंस है। तो ये आप सेल्फ रीड कर लेना, पेपर वेपर में आना नहीं है, ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए। ठीक है जी, लो जी। यहाँ अब अपना रह गया 2-3 क्लासेस का रिवीजन, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवा के इसको वाइंड अप करूँगा जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।